सीमा हैदर कह रही हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो कह रही हैं कि प्यार उनका अमर रहेगा। वो कह रही हैं कि उन्होंने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की। बिलाल खान हमारे साथ हैं और साथ ही साथ और भी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगिता भयाना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। बरखा त्रेहन हमारे साथ हैं। अश्विनी दुबे जी हैं एडवोकेट हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह एडवोकेट हैं। कामरान मलिक साहब हमारे साथ एडवोकेट हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, क्योंकि आपने सुना कि किस तरीके से सीमा हैदर अभी भी वो कह रही हैं कि मैं वो जाना नहीं चाहती हूँ। वो कह रही है मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मुझे जेल में डाल दीजिए। मैं जेल की हवा खाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये एटीएस से पूछताछ के बाद मेरे दो सहयोगी राकेश पांडे और श्वेता पहुंचे सीमा के घर और सचिन के घर। वहां उनसे बात की और सीमा को आपने सुना, दिल से उनकी जो बातें निकली हैं, दिल से सीमा को जो कहना था इस इंटरव्यू के बाद वो उन्होंने इस इंटरव्यू में कह दिया। अब बिलाल खान, सीमा ने अपना गाना भी गा दिया, दिल की बात भी कह दी और उसने कह दिया है कि जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहीं नहीं है। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपके पास आऊं, एक बड़ी खबर है वो बता देते हैं। सीमा हैदर ने अपनी पहचान छुपाकर नेपाल के पोखरा से बस के जरिए भारत में एंट्री की थी। ये बड़ी जानकारी है, लेकिन भारत आने के लिए उसने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था, जिसमें उसका नाम सीमा मीरा ठाकुर लिखा था। टाइम्स ऑफ नवभारत की एक्सक्लूसिव पड़ताल में खुलासा हुआ है कि न सिर्फ उसने अपने लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाया था, बल्कि बच्चों का नाम भी प्रियंका, मुन्नी, राजा और परी बताया था। नेपाल से भारत आने के लिए एक ट्रेवलर की मदद ली गई थी। ट्रेवल एजेंसी के जरिए ग्रेटर नोएडा तक का टिकट बुक कराया गया था। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम ने इस बस की न सिर्फ पड़ताल की, बल्कि उस ड्राइवर से भी बात की जो उस दिन इस बस को चला रहा था। इस ड्राइवर के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर दो लोगों ने गाड़ी से आकर सीमा को रिसीव किया था। दो गाड़ियां आई थी सीमा को रिसीव करने के लिए और परी चौक से सीमा को रिसीव किया गया था। ये जो बस आप देख रहे हैं, इसी बस से ट्रेवल करके यानी यात्रा करके सीमा ग्रेटर नोएडा तक पहुंची थी और टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम भी इस बस तक पहुंची। बस में चढ़ने से पहले आपको डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है और बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप बस में नहीं चढ़ सकते। वही बस से देखिए, एक बार कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने के लिए। 9, 10, 12 सीट नंबर जो है वो है ये, और यहीं पे वो आके बैठी थी, रुकी थी और इसी में बैठकर वो आगे की तरफ बैठी थी। 7, 8, 9, 10 यानी कि यहाँ पे ये जो सीट आप देख रहे हैं, इसी सीट पे सीमा आकर बैठी थी और उसके बाद उसको रिसीव करने के लिए बकायदा दो लोग पहुंचे थे। एक ड्राइवर था, सफेद रंग की गाड़ी है बताया जा रहा है, और उसके बाद इसी बस के अंदर से आकर जो लोग हैं उन्होंने उतारा था। और इसी बस के अंदर जब आप बैठेंगे, नेपाल से आएंगे, तो आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना होता है। और सीमा के पास सबसे बड़ा ये अब तक का जो है वो पता चला है खुलासा कि सीमा के पास पहले से आधार कार्ड बने हुए थे, यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो सीमा ने भारत आने की जो पूरा प्रयास है वो किया था। उसके पास प्रॉपर आधार कार्ड थे और जब यहाँ पे चेकिंग हुई तो उसने अपने बच्चों के साथ आधार कार्ड को दिखाया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एटीएस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ इस नया मामला इस केस में निकल के सामने आता है। अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। पाकिस्तान से आई सीमा किस तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई, इस पे कई बार जो है वो रूट मैप तैयार किया गया था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, किस बस से, कहां कहां रुक के सीमा नेपाल से भारत पहुंची। हमारे साथ राजू हैं, रामचंद्र इनका पूरा नाम है, जो उस बस के ड्राइवर हैं जिस बस के अंदर बैठकर सीमा भारत पहुंची थी। एक बात बताइए, कहां बैठी थी सीमा? सीमा ये बस के 11-12 नंबर सीट में। कहां से, नेपाल में कहां से बैठी? नेपाल में पोखरा से। पोखरा में बैठी थी? हाँ, पोखरा। और इसके साथ कौन कौन थे? 4 बच्चे था। और जब सीमा बस में बैठी थी, कोई इसे चढ़ाने भी आया था वहाँ? नहीं, कोई नहीं आया था। हाँ। ये टैक्सी से आया था। टैक्सी से खुद आई थी? हाँ, खुद आई थी। अच्छा, और पोखरा जाने से पहले वो कहाँ आई थी, कुछ बताया? कुछ मालूम नहीं है हमको, वो कहाँ से आई क्या है वो मालूम नहीं। और फिर वो टिकट कहाँ से कराया था उसने? वो टिकट तो ट्रैवल से कराया था ना। हाँ। पोखरा में। हाँ। वही है। और उसके बाद फिर बस में आके वो बैठ गई? और उसके बाद कहाँ बीच बीच में रुकी थी वो? अरे वो तो उसने रोका नहीं है, जहाँ हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ हमने रोका है बस। तो वहाँ कहाँ पे रुकी थी?
वो भैरव में रुका है, नारायण घाट में रुका है और आके आगरा में रुका है और यहाँ मथुरा में रुका है। बीच में किसी से बात भी कर रही थी वो? नहीं नहीं, किसी से बात नहीं। अच्छा, जब सीमा बातचीत कर रही होगी बीच में, क्या वो हिंदी बोल रही थी? किस भाषा में बात कर रही हिंदी में बहुत अच्छा हिंदी बोलती थी? है, शुद्ध हिंदी बोल रही थी? बिल्कुल हिंदी। आप लोग में से किसी को शक नहीं हुआ शक नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान से है? नहीं, एकदम प्योर हिंदी है, प्योर हिंदी है। उसका कोई डाउट, कोई शक नहीं है कि ये दूसरा कंट्री का औरत है बोल के, ये लेडीज दूसरा कंट्री का है बोल के कोई शक नहीं है। शुद्ध हिंदी बात कर बिल्कुल हिंदी 100 में 100 है। जैसा इंडियन लोग बोलते हैं ऐसे ही उसका हिंदी है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बस से अगर मुझे नेपाल से आना हो भारत में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होता है? उसका आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, हो जाएगा। तो बस में क्या आधार कार्ड चेक करते हैं? वो जरूर चेक करते हैं ना, हम लोग वो आधार कार्ड का आईडी का नाम लिखते हैं। वो हमारे पास नेम लिस्ट होता है सबका, उसका बच्चे का 4 बच्चे का भी नाम है हमारे पास, उनका भी सब नाम है। तो नाम पूरा क्या रखा था उसने? वो उसका नाम तो यहाँ देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी दिखाएंगे आपको कि आखिर नाम क्या क्या था, और बच्चों के नाम भी क्या लिखे थे उसमें? उसमें 4 बच्चे हैं, उनका भी नाम लिखा हुआ है? उनका भी नाम था। तो ये बिना आधार कार्ड के जमा आप बस में नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते हैं। यानी कि उसने आधार कार्ड जमा किया था? जमा नहीं किया, वो जहाँ चेकिंग होता है ना वहाँ दिखाना पड़ता है उनको। जब कस्टम में बॉर्डर में आएगा तो 2-3 जगह दिखाना पड़ेगा। जैसा नेपाल में भी वो आईडी है, जैसा नेपाली है तो नेपाली नागरिकता चाहिए, अगर इंडियन है तो आधार कार्ड चाहिए। हमारा बस में इंडियन और नेपाली बाइक सिवा और का अलाउड नहीं है। ये नेपाली और इंडियन चढ़ के जा सकता है, आ सकता है। मतलब इसने कहीं ना कहीं धोखा दिया, फर्जी आधार कार्ड बना के, और उसके बाद इसने दिखाया। वो हमको मालूम नहीं है ना, आपका जैसा उसका फर्जी है या ओरिजिनल है हम तो चेक नहीं कर सकते हैं। मतलब जब वो नेपाल में चढ़ी उसके पास आधार कार्ड था? वो जब हमने उसको नाम चढ़ाया ना, उसको जब बॉर्डर में आया तो उसके पास आधार कार्ड था। उस समय आधार कार्ड दिखाया? बच्चे का भी पेपर था। क्या क्या नाम था जरा दिखाइए, और क्या क्या बताइए जरा, नाम क्या लिखा था उसने? उसका नाम था ये सीमा मीरा ठाकुर। सीमा मीना ठाकुर? हाँ, ये उसका नाम था, लेकिन बच्चे का प्रियंका, मुन्नी, राजा, परी। तो ये उस बस के कर्मचारी को आप सुन रहे थे जिस बस में बैठकर ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा। उसने तमाम तरह की जो बातें हुई थी, जो जानकारी थी, वो साझा की है नव भारत के साथ, और हमने आपके साथ वो साझा कर दिए। बताया गया है कि कैसे वो आई थी। बिलाल, मैं आपसे पूछ रहा था कि सीमा ने तो जाने से मना कर दिया है, या तो अब उसको धक्का देकर यानी कि डिपोर्ट किया जाएगा, उसको पाकिस्तान छोड़ दिया जाएगा, या फिर उसको यहां रखा जाएगा। लेकिन वो कह रही है कि मेरे दिल में सिर्फ प्यार है, प्यार के अलावा कुछ नहीं है, मैं यहीं जीऊंगी, यहीं मरूंगी, जेल में डाल दो चाहे तो। देखिए झा साहब, देश का जो कानून है वो प्यार से नहीं चलता है, और आपने खुद दिखाया है जिस तरीके से उन्हें आधार कार्ड का मिसयूज़ किया, फर्जी आधार कार्ड बनाया, अपने बच्चों का नाम गलत बताया, अपना नाम गलत बताया, और जिस तरीके से उसने वो प्रवेश किया है देश के अंदर, बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो फेक है, 420 की है। प्यार से अगर कानून से देखिए, कानून से देश चला लिया, प्यार से हम प्यार की कदर करते हैं। हमने शुरू से कहा कि हम प्यार के खिलाफ नहीं है। अगर ये तरीके से होता, लीगल तरीके से होता, और वो आते अपने असली पासपोर्ट होता, सारी चीज़ें होती, डॉक्यूमेंट्स होते, तो हम कहते हाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान भी प्यार कर सकते हैं आपस में। लेकिन जिस तरीके से उसने नेपाल से पार करके और 5-5 फर्जी पासपोर्ट रख रखे हैं, नाम गलत है, बच्चों के नाम गलत बता रही है, और फर्जी आधार कार्ड, ये सब चीज़ें पूरा देश देख रहा है। और इमोशन अपनी जगह हो गए, वो कह रही है मैं मर जाऊंगी, ये कर दूंगा। ऐसे तो फिर दूसरा कोई आकर इस तरीके से देश की सीमाओं को नुकसान पहुंचाने का काम भी कर सकता है। अगर आप प्यार पे ही टिके हुए हैं तो ये प्यार से नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा। कानून से अगर आना चाहे तो लीगल तरीके से तो आ सकते हैं, लेकिन हमारे देश की सीमाओं को खतरा कर कर प्यार के नाम पे हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाजिया, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ, 13 साल के बेटे की माँ हूँ, और मैं अपनी जिंदगी ये देख करके भी मेरा रूह कांप रहा है कि एक माँ इतना बड़ा फैसला, इतना घिनौना फैसला, इतना दर्दनाक फैसला अपने बच्चों के लिए कैसे ले सकती है प्यार में। ये कौन सा प्यार है जो बच्चे के प्यार से भी ज्यादा भारी पड़ गया? ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें बच्चा पीछे छूट गया और बच्चे पर आज इतना हैरेसमेंट हो रहा है? ये कौन सी मोहब्बत है, और ये कैसी मोहब्बत है जो बच्चे की मोहब्बत से भी ज्यादा बड़ी मोहब्बत सचिन की मोहब्बत हो गई है सीमा के लिए? कानूनी चीजें तो बिल्कुल सही है कि फेक आधार कार्ड है, झूठ बोलना है। लेकिन उसने हमारे साथ जो बातचीत हुई है उसकी, हमारे सहयोगियों के साथ, नव भारत के साथ जो बात हुई है, उसमें उसने कबूला है कि उसकी सिर्फ एक गलती है
कि वो गलत तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है। इसके अलावा वो कह रही है कि ना तो कभी दुबई के किसी बार में वो गई, ना वो बार डांसर है, ना कभी उसने दुबई में तो एयरपोर्ट के अलावा कुछ देखा भी नहीं है। वो कह रही है कि वो भले ही नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में आई है, गलत तरीके से आई है, लेकिन उसके दिल में और कुछ गलत नहीं है। देखिए, दुबई में बार डांसर है, ये तो उसके पाकिस्तान के ही लोग कह रहे थे। ये तो हम में से किसी को पता भी नहीं था। ये उसके पाकिस्तान के लोग जो चैनल्स पे बैठ रहे थे वो लोग कह रहे थे, तो उन्हीं लोगों को एक्स्ट्राडिट करके लेकर आना चाहिए और पूरा क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए, एटीएस ने जब सेक्शन 120B लगाया है तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा, क्योंकि 120B डेथ पेनल्टी जैसे चीजों में, क्राइम में लगता है। उसके बाद में जो फॉरेनर एक्ट उस पर लगा था उसको भी कैंसिल करना चाहिए। 420 का मामला भी इस पर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बात क्लियर है ना कि सारे बच्चों के नाम बदल दिए उसने, फेक आधार कार्ड रखा उसने और उस फेक आधार कार्ड को उसने यूज किया है, इस्तेमाल किया है। मुझे तो लगता है कि इम्पर्सोनेशन 419 का भी सेक्शन इसके ऊपर लगना चाहिए। बरखा, आप सहमत हैं नाजिया की बातों से? और आपके पास कोई गाना है? क्योंकि आज देखिए हमारे साथ जब बातचीत हुई तो सीमा ने गाना गाया, प्यार हमारा अमर रहेगा। देखिए, जो औरत अपने बच्चों से ज्यादा महत्व इन चीजों को दे रही है, मान लीजिए अगर प्यार करने के लिए आई है, तो जिस औरत के लिए, जिस माँ के लिए बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, वो औरत बेबहरा हो जाती है। उस औरत का फिर के चरित्र के बारे में हम ना ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। मैंने आज आपसे पहली इस्लाम छोड़ दिया, उसने सनातन धर्म अपना लिया, उसके बच्चे भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो वो पूरी तरीके से बदल कर आई है। आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन बरखा, मैंने कहा कि क्या आपके पास कोई गाना है आज? क्योंकि सीमा ने हमारे साथ जब बात की तो गाना सुना है कि प्यार हमारा अमर रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि देश सर्वोपरि है, देश संविधान से चलता है। ये प्यार वार का कुछ नशा जो इन्हें चढ़ा है 2 दिन का, वो किस लिए चढ़ा है? कौन इन्हें, जो इनके पाकिस्तान आर्मी में भाई बैठे हैं, वो इन्हें कल क्या समझा दें, कल इन्होंने क्या कर दे देश के साथ। खतरा बनी रहेंगी जितने दिन ये रहेंगी। और सबसे बड़ी बात भाई है पाकिस्तान में इसका बैठा हुआ, नहीं, इनका भाई जो आर्मी में है वो इन्हें कुछ कल सिखा दे, यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए, या पीएम की सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। देश में ये लगातार खतरा बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वहां मंदिर तोड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी लाइफ को थ्रेट है, तो सीमा भाभी से इतना प्यार क्यों, इन्हें क्यों यहाँ रखा है? और मैं डे वन से कह रही हूँ कि नार्को टेस्ट करिए, इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करिए, नहीं इनका सचिन का भी, क्योंकि ये देखिए हमारी भारतीय परंपरा कभी नहीं रही, हमारा कल्चर ऐसा कभी नहीं रहा है कि आप एक पति आपका पहले है, आपकी उससे शादी टूटी नहीं है, आप उसके भी 4 बच्चे ले आई हैं। क्या वो पति सिर्फ स्पर्म डोनर था या एटीएम मशीन था? आपने उसका पूरी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ आ गई, बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया, साड़ी पहन ली। अभी जब बात कर रही थी तो घूंघट बार बार ऊपर, ये क्या नोटिस किए? ये देखती हूँ मैं कितने दिन ये घूंघट चलता है। अभी तो मीडिया के सामने बैठी है, देश इमोशन से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है, तहजीब दिखा रही है, ये तो संस्कृति है हमारी और उसको वो अपना रही है। संस्कृति इन्होंने स्क्रिप्ट सीखी कहाँ से, रटी कहाँ से? ये स्क्रिप्टिंग किसने है? ये स्क्रिप्टिंग लगातार ये दर्शाती है कि इसके मन में चोर है। अच्छा ठीक है, अश्विनी दुबे जी से ऐसा कोई प्यार नहीं। ठीक बरखा, ठीक, आपकी बात समझ में आई। अश्विनी दुबे जी, अब कानूनी दावपेच क्या है? ये हिंदुस्तान में रह सकती है या नहीं रह सकती है? क्योंकि आज मुझे लगता है कि कम से कम 150 की आबादी में से 125 करोड़ लोग जो हैं इस बात में इंटरेस्टेड हैं, इस सवाल के जवाब में, कि क्या सीमा रहेगी या चली जाएगी। कानूनी दावपेच क्या है? विद्या भाई, एक तो देखिए 2 बातें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो फैक्ट्स और जो लॉ अगेंस्ट है, फॉरेनर्स एक्ट का वायलेशन है, फेक आइडेंटिटी का केस है, फर्जी पासपोर्ट्स बनाने का केस है, और इस पूरे काम में कितने लोगों ने सहयोग किया, प्रिपरेटर ऑफ क्राइम में कितने लोग जिम्मेदार हैं, उसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन। नंबर 2, सिटीजनशिप के लिए हमारे देश में हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल 2 से 5-11 के बीच में जितनी बातें हैं, सिटीजनशिप के लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई करता है उसका एक क्राइटेरिया है। सिटीजनशिप देने में कहीं कोई एम्बार्गो नहीं है कि कोई पाकिस्तान से आया कहीं से आया, वो हमारी एजेंसीज को डिसाइड करना है। नंबर 3,
अब ये एजेंसी डिसाइड करेगी, क्योंकि ये विजडम पर डिपेंड करता है। जब चाहे तब डिपोर्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब डिटेंशन सेंटर में रख सकते हैं, जब चाहे तब अरेस्ट कर सकते हैं। हालांकि बेल अभी दिया है, लेकिन वो फेक आइडेंटिटी के केस में वो तो बेल सीधा इलीगल एंट्री का था। शी इज इलीगल इमिग्रेंट। इलीगल इमिग्रेंट को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए हमारे एजेंसीज करेंगे। चौथा, शादी करना कोई ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि पाकिस्तानी लड़की भारतीय व्यक्ति शादी नहीं, लेकिन बरखा की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि शादी करने के लिए आप ऑल ऑफ ए सडन जो है इतने सारे अपराध करते हुए, मैं इसको अपराध इसलिए कहूंगा कि आपने फर्जी पासपोर्ट बनवाया, फर्जी वीजा बनवाया, एयरपोर्ट्स पर झूठ बोला, रेलवे स्टेशन पर झूठ बोला, बसेस में झूठ बोला, आपको लोग लेने के लिए आए, किस तरीके से आप लगातार संपर्क में थी। आप जासूस ना भी हो तब भी अभी प्राइमा फेसी ये अपीयर होता है विद्या कि ये वायलेशन है जितने हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं। लेकिन बाकी अगर एजेंसी को लगता है और सरकार को लगता है तो वो उसको दे सकते हैं। यहाँ पर कामरान जी, अब वो रास्ता बताइए, वो तरीका बताइए जिसके जरिए वो रह सकती है, उसको नागरिकता मिल सकती है, भले ही वो तमाम तरह के अपराध जो दुबे जी बता रहे हैं वो करके आई हो, लेकिन कोई रास्ता ऐसा भी निकलता है जिसमें इसका प्रेम परवान चढ़ जाए। देखिए, मेरा सीमा हैदर की मोहब्बत को सलाम, मगर और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के। तो सिर्फ मोहब्बत ही सब अच्छा, कुछ सीमा पर जब भी बात करते हैं मुझे लगता है कि हमारे जो मेहमान हैं वो शायराना हो जाते हैं। तो शायरी निकलने लगती है अंदर से। सीमा हैदर की अगर मोहब्बत सच है जी, तो उस मोहब्बत को उसके परवान पे चढ़ देना मतलब चढ़ देने के लिए कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और अब आता है सवाल इस बात का कि उसने जो अपराध किए हैं बीच में, उसने जो आईडी की फोर्जरी की है या फिर जो है कहते हैं गलत तरीके से हिंदुस्तान के अंदर उसने एंट्री की है, तो उन सारे कानून की मतलब प्रोसिक्यूशन से तो उससे गुजरना ही पड़ेगा। और मैं बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लॉ अवॉइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया और एक दूसरा कानून की जो कहते हैं जानकारी पूरी तरह से रखने वाला होने के नाते मेरी राय यह है कि शी शुड बी प्रोसिक्यूटेड प्रॉपरली। कि भाई उसने जो फोर्जरी की है, उसने जो कहते हैं गलत तरीके से भारत के अंदर एंट्री की है, तो उसके लिए उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। बाद में जो है प्रॉपर वे से जो है वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करे, उसका हस्बैंड उसका साथ दे, और शी इज़ वेरी मच वेलकम इन इंडिया, और उसकी मोहब्बत को हमारा सलाम। तो सजा होगी तो कितनी सजा होगी, इसको क्या क्या सजा हो सकती है? देखिए, वो तो उसके चैप्टर है कि भाई उसने फौजरी की है, उसकी सजा तकरीबन 7.5 साल के करीब है। और जो हिंदुस्तान के अंदर जो एंट्री की है वो उसमें जो है कहते हैं उसको पहले जो है उसका ट्रायल होगा, उसके बाद में उसको डिपोर्ट किया जाएगा उस कंट्री के अंदर। तो इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। अश्विनी जी, ट्रायल का मैटर है ये। अश्विनी जी, क्या ऐसा होगा कि पहले अब इसको डिपोर्ट करेंगे, हाँ, फिर वहां से उसके बाद ये सीधे रास्ते आएगी तो जाकर इसको नागरिकता मिल पाएगी? ये भी कोई रास्ता है क्या? इस तरह की भी कोई व्यवस्था है? विद्या, ऐसा नहीं है। डिपोर्ट करने का तो एक आप सिटीजनशिप, जैसे भारत में जितने पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए उनके लिए जो सीए हमारा अभी अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में अगर हम देखें तो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी चेंज हर रिलीजन। तो लेटेस्ट लॉ के मुताबिक भी देखें और पहले भी जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसके मुताबिक दे सिटीजनशिप अप्लाई करने में यू डोंट हैव टू गो टू पाकिस्तान, वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। और बिकॉज शी इज मैरिड टू अ हिंदू मैन और इंडियन मैन कायदे से कहें तो वो तो होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि फॉरेनर्स एक्ट में 5 साल की सजा है। दूसरा, अगर मैं जोड़ लेता हूँ, आप बोलते जाइए। 467 एक सेकंड रुक जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं वो। हाँ, दूसरा फॉरेनर्स एक्ट में जो मुकदमा चला विद्या, उसमें कोर्ट ने बेल दे दिया, वो बेल पर है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए 467 अगर लगता है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट फोर्जरी करने का, फेक आइडेंटिटी क्रिएट करने का, फेक आधार कार्ड बनाने का, तो उसकी पनिशमेंट 10 इयर्स से अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट है। लेकिन अगर हम 420 पर आ जाते हैं तो 7 इयर्स की पनिशमेंट है। 120B जो है वो तो कॉमन ऑफेंस है कि बहुत सारे लोगों को जब किसी ऑफेंस में जब इन्वॉल्व करना है तो वहां लगाते हैं। प्रश्न यहां विद्या एक ये है कि कोई व्यक्ति, हमारे देश की सीमाएं क्या इतनी असुरक्षित हैं कि कोई व्यक्ति 4-4, 5-5 लोगों के साथ इतने सारी एजेंसीज को, इतने सारे बॉर्डर्स पर, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को धता बताते हुए हमारे देश में एंट्री करता है? मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं और जिस बॉर्डर से सीमा आई है
वो बॉर्डर मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैं वो जानता हूं। देखिए एक तो क्या है ना कि ये भारत और नेपाल के बीच जो दोनों देशों के बीच आने जाने का संबंध, रोटी बेटी का संबंध है। दूसरे जो दोनों देशों का करार है उसमें वीजा नहीं है। अगर आप वॉक करते हुए अगर आप जा रहे हैं नेपाल या वहां से आप इंडिया आ रहे हैं तो किसी बॉर्डर पर आपको ना तो वीजा की जरूरत होती है ना बहुत बड़ा कोई वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि जिस भिट्टा मोड़ बंसार बॉर्डर से ये एंटर बताई जा रही है कि जहां से ये बस से आई है वहां पर आप इजीली जा सकते हैं अगर आप इंडियन हैं, जैसा कि वो जो बस का कर्मचारी था वो भी कह रहा था। और अगर आप नेपाली हैं, लेकिन इंडियन और नेपाली के अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क के हैं, अगर आप देखने में भी लग जाते हैं तो वहां पर जांच पड़ताल हो जाती है। अब सीमा के साथ बड़ी अच्छी बात यह थी बिलाल जी कि वो दिखती इंडियन थी, बातें बिल्कुल हिंदुस्तानी अंदाज में करती थी, कहीं उसकी बातों में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पाकिस्तान से आई है। उसने अपने बच्चों के नाम रख लिए हिंदुस्तानी और मतलब कहीं कि हिंदू बच्चों के नाम की तरह रख लिए, तो पता ही नहीं चला कि कैसे घुस गई वो। देखिए मैं यही कहूंगा कि बहुत उसने शातिर एक है, तो पबजी बहुत का डायबॉलिक जो इसने माइंड है इस्तेमाल उसके किया पास। है, मैंने आपको बोला था एक सवाल है, कैसे किसको मिसलीड और मिसगाइड करना है ये उसको पहले से पता था। और रही बात उसके हिंदू बन जाने की, हिंदू बनना क्या इतना आसान है? वो जोश बार बार पूछ रही हूँ, कल को वो मस्जिद चली जाती है और कहती है कि मैं मुसलमान बन गई तो मुसलमान बन जाएगी, कल को गुरुद्वारे चली जाए तो बोले मैं सिख बन गई, या चर्च चली जाए तो क्या इतना आसान है?